हेलो स्टूडेंट्स, एमिनेंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 8 की है, हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसकी जो शुरुआत होती है, इस अध्याय की जो शुरुआत होती है, इस पाठ की जो शुरुआत होती है उन घटनाओं से होती है जो वर्ष 1757 में हो रही थी। जो घटनाएं 1757 में हो रही थी उससे हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो इस समय क्या था, जो अंग्रेज जो थे भारत में एक मजबूत स्थिति में थे। उनके पास बेहतर हथियार और गोला बारूद और वित्तीय संसाधन भी थे। दूसरी ओर जो भारतीय राजे थे, जो उनके प्रधान थे, उनका कोई विजन नहीं था। वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूर की सोच उनकी थी ही नहीं। वो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। मतलब वो जो व्यस्त थे, जो बिजी थे, वो आपस में लड़ने में ही उनका सारा टाइम निकल जाता था। और उनमें एकता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई यूनिटी उनमें नहीं थी। वो लोग क्या करते थे कि कोई भी दिक्कत आती थी वो तो अंग्रेज़ों से, जो ब्रिटिश लोग थे, उनसे हेल्प मांगते रहते थे हर बात पे। फिर क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, इस चीज़ का फ़ायदा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। और फिर अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यूज़ किया। जो राजा थे, जो उनके राजकुमार थे, उनको उन्होंने क्या किया, अपने वश में कर लिया। कुछ जो लोग थे वो अंग्रेज़ों का पक्ष करते थे कि भाई ठीक है, ये अंग्रेज़ जो हैं बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं। और जो कुछ लोग थे वो उनके विरोध में थे। जैसे कि जो मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे, उसने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, 1799 में जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था वो उसमें लड़ते लड़ते मर गया। अब इसी अध्याय में आप देखेंगे कि 1765 से 1836 तक जो समाज में जो ताने बाने हो रहे थे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अब जो धार्मिक सामाजिक नेताओं द्वारा जो छुआछूत और बाल विवाह, ऐसी जो प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसे, इन चीज़ों का उन्होंने प्रचार किया। जो ये मतलब कुरीतियाँ थी एक तरीके से, उनका प्रचार किया जो धार्मिक सामाजिक नेता थे। अंग्रेज़ों ने भारतीयों का तिरस्कार किया, उन्हें वो जो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, भी उन्होंने उनका अपमान करना शुरू किया। तो भारतीय जो लोग थे, हम जो लोग थे, हमारा स्वाभिमान जो था वो पूरा नष्ट हो गया। अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, किसानों पर भारी टैक्स लगाया, कर लगा दिया उनके ऊपर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने और भी क्या किया, देखो, छोटे मोटे काम नहीं किए उन्होंने, मतलब हर तरीके से उन्होंने इंडियंस का शोषण किया। जो एक्सपर्ट थे हमारे यहाँ पे, जो आर्टिसंस थे, जो कारीगर थे, जो एक्सपर्टीज़ थी, उन्होंने क्या किया, उनके अंगूठे काट दिए, ठीक है। और इंग्लैंड से जो सामान हमारे पे आता था, भारत में जो आता था, उस पे से सारा टैक्स उन्होंने हटा लिया, मतलब उसको कर मुक्त कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों का जो मेन उद्देश्य था ना, वो था कि किसी भी कीमत पे, कितना भी नीचे गिर के, कुछ भी करके, मैक्सिमम उन्हें बेनिफिट हमसे लेना है। जितना भी हो सकता है मैक्सिमम उन्हें हमारे यहाँ से पैसा उन्हें कमाना है। फिर 1772 से 1833 तक राजा राम मोहन राय, इनका नाम आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में सुधार के लिए अपने प्रयास शुरू किए। उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस विचार का प्रचार किया कि भाई जो धर्म है, जो जितने भी धर्म हैं, उनका जो मुख्य उपदेश है, उनका जो मैसेज है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब एक हैं, वो सबके कॉमन है, एक ही है। साथ ही उन्होंने भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत की। वही थे जो सती प्रथा, बहुविवाह या बाल विवाह और जो जाति व्यवस्था जैसी जो बुरी प्रथाएं थी हमारे देश में, उनके खिलाफ थे। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1818 में अंग्रेज़ों ने द थर्ड रेगुलेशन एक्ट पारित किया। द थर्ड रेगुलेशन एक्ट 1818 में पारित किया। इसके अनुसार किसी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, समझ रहे हैं आप, बिना किसी मुकदमे के भी जेल में डाला जा सकता है। मतलब बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई केस लड़े, सीधा उसको जेल में डाल दो। ये उन्होंने एक्ट पास किया 1818 में। यह भारतीयों के उत्पीड़न का एक चरण था। मतलब देखो कितनी खतरनाक बात है कि जिसका मन किया उठा के जेल में डाल दिया। 1829 तक ब्रिटिश निर्यात का मूल्य
7 करोड़ रुपए था। जब भारतीय उद्योग जो थे, जितने भी जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जब वो बर्बाद हो रही थी, जब वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो अंग्रेज जो थे वो समृद्ध हो रहे थे, वो फल फूल रहे थे। ऐसा लगता है कि भाई जैसे इनसे ही ना अंग्रेजों को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने फिर क्या किया कि अब काम तो उनका बढ़ गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज उनकी बढ़ रही है, पैसा कमा रहे हैं, तो उनको फिर काम करने के लिए इंसान भी चाहिए ना, अब क्लर्क चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई क्लर्क जो है वो हम इंडिया में ही बनाएंगे। इसका मतलब क्या निकलता है, क्योंकि जो विदेशी जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनका जो काम होता है, काम किस भाषा में होता है, इंग्लिश भाषा में होता है, और हमारा तो इंग्लिश भाषा इतनी चलन में थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब हमें अगर यहाँ से ऐसे इंसान चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट क्या होगी, पहले रिक्वायरमेंट कि उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए ढंग से। तो फिर क्या रखा भाई, 1835 में एक बंदा था लॉर्ड मेकाले, उसने सिफारिश की कि जो शिक्षा का माध्यम है ना, उसे हम अंग्रेजी में कर देते हैं। देखिए कितनी बड़ी उन्होंने चाल चली, और ये चाल अभी चल रही है कि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इस शिक्षा नीति ने कुछ बुद्धिजीवियों को भी उत्पन्न किया। हालांकि उन्होंने जो ये नीति बनाई थी वो अपने लिए बनाई थी, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जब कोई काम किया जाता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। उन्होंने सोच के तो ये बनाया था कि उसका इंडियंस को सिर्फ नुकसान ही होगा, लेकिन जब पढ़ाई होगी तो हमारा दिमाग का विकास होगा, हम उनके बारे में जानेंगे, उनके जो लिटरेचर हम वो पढ़ेंगे, उनकी बातों को हम समझेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में भी बुद्धिजीवी उत्पन्न होने लगे जो उनकी बुराइयों को जानने लगे, क्योंकि हम उनकी भाषा जान गए ना, फिर हमें उनके बारे में पता चलने लगा। तो हमें ब्रिटिश राज की जो बुराइयाँ थी वो हमें समझ में आने लगी, और जो भारतीय लोग थे वो भी शिक्षित होने लगे, अंग्रेजी पढ़ने लगे। तो 1856 तक भारत जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था उनका, मतलब पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे भारत में राज हो चुका था उन लोगों का, अंग्रेज़ों का। दमन मतलब जो शोषण था वो अपने चरम पे तो हो गई ना। आप किसी को भी उठा के डाल सकते हो इंसान को जेल में बिना किसी केस चलाए हुए, और भाषा आपने बदल दी, ठीक है, इंग्लिश भाषा आप लेके आ गए, टैक्स आपने बढ़ा दिया, और बाहर से जो उनका जो सामान आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो जो शोषण था वो तो हो ही रहा था 100%। तो इस प्रकार से जो 1857 में विद्रोह का वहाँ से शुरू होना आरंभ हो गया। अब 1855 में संथालों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों के साथ साथ उनके नौकरों को भी मार डाला। फिर आता 1857 में मंगल पांडे की हत्या के साथ पहली सिपाही विद्रोह शुरू हुआ। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर के पक्ष में नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर मार्च किया, ठीक है। जमींदार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि उस टाइम क्या था, सबका एक ही कॉमन वो हो गया ना एम, कि भाई हमको आज़ादी चाहिए। अब हम पे बहुत अत्याचार हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सभी पर, हर वर्ग पर अत्याचार किए थे, चाहे कोई भी हो, अगर वो भारतीय है तो वो अत्याचार करेंगे, उनका एक ही सिद्धांत था। जमींदार भी उनके साथ हो गए। तो लोगों ने क्या किया, इस संदेश के साथ चपातियाँ, मतलब जो रोटियाँ होती हैं, उनको बांटना शुरू किया। उनके मूल शासक को उनकी मदद की ज़रूरत है, कि ये बताने के लिए कि भाई सब लोग अब एक हो जाओ, सब लोग मिल जाओ, जो उनका जो मूल शासक है उनको उनकी हेल्प चाहिए। इस प्रकार से भारतीय जो सैनिक थे, ठीक है, जो सैनिक दल था, उनके बीच में क्या उन्होंने बांटा, कमल का फूल, ठीक है, कमल के फूल से ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास ऑन की। लखनऊ का जो हजरत महल है, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे और मराठा साम्राज्य के जो पेशवा नाना साहब थे, और बिहार के जो कुंवर सिंह जैसे कई शासक सब साथ में मिल गए और विद्रोह में शामिल हो गए। तो इस तरीके से जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो इस तरीके से हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको हिंदी में इसकी समरी बताई है। तो आई थिंक जब आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।